हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें आज हमारी जो स्लाइड है उसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रेड ओरिएंटेड प्रमोशंस। बेसिकली इसके अंदर जो है वो हमारे जो मार्केटिंग के इंटरमीडिएट्स होते हैं, यानी कि जितने भी लोग जो हमारी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में एफर्ट कर रहे थे, हम उनको थोड़ा सा गेयर अप करते हैं, यानी कि उनको थोड़ा सा पुश करते हैं। इसमें आपके जो फाइनल कस्टमर्स हैं वो बेटा शामिल नहीं होते। इसमें जो लोग चीज़ को बेचने में रोल प्ले करते हैं ना, वो होते हैं जो एंड कंज्यूमर तक जो चीज़ को लेकर जाते हैं। हम उनको यहाँ पे थोड़ा सा पुशअप करते हैं ताकि वो जो है वो नया सामान ख़रीदें, या फिर अगर कोई नई चीज़ हम लोगों ने बनाई है तो हम उसके लिए उनको थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेट करेंगे कि आप हमारी नई प्रोडक्ट को जब वो परचेज़ करें, या फिर आप हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को परचेज़ करें, या फिर कोशिश होती है कि दोनों की दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुकान के ऊपर जो है वो अवेलेबल हों। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो नाम देते हैं ट्रेड ओरिएंटेड प्रमोशन का। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास आती है जिसका नाम है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि हम पर्सन टू पर्सन जाकर मिलते हैं, और फिर जब लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ राब्ते होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कितने ऐसे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदना पसंद करते हैं। फिर हम उसके मुताबिक उतनी ही चीज़ जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो बनाकर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि कंपनी को जो है वो इसके अंदर कोई भी नुकसान वगैरह ना हो। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना देंगे तो ज़ाहिर बात है इदारे ने अपने आपका लॉस से बेयर करने के लिए वो फिर चीज़ को सेल आउट भी करना होता है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है पर्सनल सेलिंग के ज़रिए कि कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके लिए हम लोगों को वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर बनानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है विद द नेम ऑफ सेल्स टास्क। अगर सेल्स टास्क की हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जिसका नाम है ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम जो अपना ऑर्डर है उसको प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसको मार्केट के अंदर कितना सामान हम लोगों को भिजवाना है, हमारे कस्टमर्स की नीड कितनी है, कितनी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चाह रहे हैं, हम उतनी ही चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे जनरेट करते हैं। सेकंड आ जाता है जिसका नाम है क्रिएटिव सेलिंग। क्रिएटिव सेलिंग में ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसको लेकर अगले के माइंड के अंदर थोड़ा सा डाउट होता है कि भी मुझे ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए, या फिर इस चीज़ को ख़रीदने का मुझे कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। तो इस तरह की जो होती है इसे क्रिएटिव सेलिंग का नाम दिया जाता है, जिसमें हम लोग अगले को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं और उसको डिसीजन करने में उसकी मदद करते हैं कि जनाब आप अगर हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे तो आपको इस प्रोडक्ट के अंदर इंशाल्लाह फ़ायदे ही नज़र आएंगे, इसमें किसी किस्म का आपको कोई लॉस वगैरह नहीं होगा। फिर आ जाती है हमारे पास जिसका नाम है मिशनरी सेलिंग। मिशनरी सेलिंग के अंदर क्या होता है, हम अपने इदारे की गुडविल जो है उसको प्रमोट करने के लिए अपने जो कस्टमर्स होते हैं या जो अदर कंपनीज वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, अपने कस्टमर्स को सारे कस्टमर्स को कुछ फैसिलिटीज़ फराहम कर देते हैं कि जनाब अगर कोई भी मसला हो तो आप हमें उसी वक्त जो है वो कॉल करें, हम आपके मसले को जो है वो रिजॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग नाम यहाँ पे देते हैं कि उनकी टेक्निकल और ऑपरेशनल जो असिस्टेंस होती है, जो उनकी मदद वगैरह वो यहाँ पर की जाती है। और फिर टेली मार्केटिंग की बात कीजिए तो आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा टेली मार्केटिंग ही हो रही है, जिसमें हम टेलीफोन के ज़रिए जो है वो लोगों को जो है वो मैसेजेस वगैरह करके या डिफरेंट किस्म के सोर्स से जो है वो टेलीफोन के ज़रिए ही हम उनको मैसेज करके या फिर उनको कोई कॉल वगैरह करके जो है वो या कोई वीडियो उनके साथ शेयर करके हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे करें। लेकिन इसके अंदर वो कहते हैं कि जी इसमें आपने गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं ना उनको फॉलो करते हुए करना होता है। उसकी रीज़न ये कि अगर आपने गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो ना किया हो तो फिर ऐसी सूरत में जो आपके टेली मार्केटिंग होती है वो बीच में स्टॉप हो जाती है, जिसमें होता ही है कि सिम आपकी ब्लॉक हो जाती है। तो दैट्स वाई इसको अगर आप गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक प्रॉपर्ली स्केड्यूल करके करें तो फिर इसमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए उसके अंदर बेटा 7 तरह के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ये 7 के 7 स्टेप्स आप लोगों के सामने जो है वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर नीचे लिखा हुआ है, स्टेप नंबर बॉटम के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है, स्टेप नंबर 1, जिसमें बता रहा कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग में सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पस भी नीचे लिखा हुआ है कि इसका पर्पस क्या होता है। प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग का मतलब यहाँ पर यह है कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर के कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो है वो क्या है इंटरेस्टेड हैं। स्टेप नंबर 2 आ जाता है जिसमें हम लोग बात करते हैं अप्रोच की, और अगर अप्रोच की बात की जाए तो कहता है प्रिपेयर फॉर सेल इंटरव्यू। फिर हम जो चीज़ मार्केट में बेचना चाहते हैं उस हवाले से हम लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जनाब अगर आपको ये चीज़ खरीदनी पड़े तो आप ये चीज़ कितने की खरीदना पसंद करेंगे। उनकी राय ली जाती है प्राइस को लेकर, क्वालिटी को लेकर, अदर थिंग्स को लेकर। फिर आ जाता है नंबर 3 के ऊपर जिसका नाम है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी हिस्ट्री, जो उसकी स्टोरी है वो सारी की सारी डिफाइन करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों बनाएगी, इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या था, इस प्रोडक्ट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इसके अंदर क्या की जाती हैं वो डिफाइन की जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी ये प्रेजेंटेशन दी जाती है, ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन कंपनी के जो लोग होते हैं उनको और जो चीज़ बेचने वाले होते हैं उनको यहाँ पर दी जाती है। लेकिन नंबर 4 स्टेप में जैसे
लिखा हुआ है डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन के अंदर जितनी भी प्रेजेंटेशन दी जाएगी ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन जो है वो कस्टमर को दी जाती है। ऊपर वाले में पॉइंट नंबर 4 में प्रेजेंटेशन जो है वो कस्टमर को दी जाती है, और नंबर 3 के अंदर जो है वो कंपनी के लोगों को या जो चीज़ बेचने वाले लोग हैं जो आपके मार्केटर्स होते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी दी जाती है। नंबर 5 के ऊपर आ जाता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। आप समटाइम्स ज़ाहिर बात है जो चीज़ बेच रहे होते हैं उसके ऊपर लोगों के कुछ सवाल जो हैं वो रेज़ हो जाते हैं कि भाई अगर हम ये चीज़ खरीदें तो हमें इसमें क्या फ़ायदा, हम क्यों आपकी कंपनी की प्रोडक्ट को खरीदें। डिफरेंट किस्म के उनके क्वेश्चंस होते हैं कि जनाब अगर एक सेम चीज़ जो है मुझे लेट्स सपोज जो है वो एक लोकल दुकान से कम पैसों के ऊपर म्यारी चीज़ मिल रही है तो मैं आपकी प्रोडक्ट के पीछे क्यों जाऊं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के तरीक़ेकार जो है वो उनको बताए जाते हैं। जैसे एडमिशन लेना हो किसी जगह के ऊपर तो लोग बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं कि मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में क्यों ना चला जाऊँ, मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो दैट्स अ थिंग कि यहाँ पर जितने भी आपके ऑब्जेक्शंस होते हैं उन तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर्स किए जाते हैं। उसके बाद हो जाती है स्टेप नंबर 6 जिसका नाम है क्लोजिंग। जब सारे बातें आप लोगों के क्लियर करवा दी जाती हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उसके बाद कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स आप लोगों को बता दिए जाते हैं, तो फिर कहा जाता है कि ठीक है अब आप मार्केट में जाएँ, अब आप लोगों से जो है वो क्या करें ऑर्डर लेकर आएँ। और जब लोगों से ऑर्डर लेकर आए जाते हैं तो फिर स्टेप नंबर 7 आ जाता है फॉलो अप, जिसमें देखा जाता है कि भाई क्या हम लोगों को जो है वो अपनी प्रोडक्ट बेचने से कोई बेनिफिट भी हुआ कि नहीं हुआ। बेनिफिट इन दैट सेंस क्या लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप बना, और अगर रिलेशनशिप हमारा लोगों के साथ बना है तो क्या वो रिलेशनशिप वो है इदारे के लिए बेनिफिशियल भी है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग एक मरतबा जो है उसकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे उसके बाद जो है उस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेंगे। नीचे 1 बाय 1 आप लोगों को जो है वो यही सारी की सारी चीज़ें से यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाता हूँ जिसका नाम है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस जो है वो आज के दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक के साथ अगर आप अपने रिलेशन कायम करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा जो ईजीएस्ट टूल आज के दौर में इस्तेमाल किया जाता है वो एडवर्टाइजिंग है, पब्लिसिटी है, जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ पे जो है वो अगले को अपना मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं और अगले के साथ अपना रिलेशन कायम करते हैं। अगर हमारी पब्लिसिटी बहुत अच्छी होगी तो हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, वो हमारे इदारे की एक अच्छी रिप्यूट जो है मार्केट में लोगों के सामने जो है वो प्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारी पब्लिसिटी जो है वो लोअर लेवल की हम लोगों ने की तो जारी बात है वो एक नेगेटिव इमेज जो है वो मार्केट के अंदर जाएगा, जिससे लोग जो है वो हमारी प्रोडक्ट की तरफ नहीं आएंगे। इसलिए लोगों के साथ जब रिलेशनशिप बनाना हो तो बनाने का जो सबसे ईजीएस्ट टूल होता है वो आपके लिए क्या है कि आप लोगों ने पब्लिसिटी के ज़रिए अगले को जो है वो कन्विंस करना होता है। और इसमें पब्लिसिटी में एक सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है, आपने अपने इदारे की और अपने इदारे की जो प्रोडक्ट है उसकी हमेशा पॉजिटिव इमेज जो है वो लोगों के सामने जो है वो प्रेजेंट करनी होती है, कभी भी उसकी नेगेटिविटी को लेकर यहाँ पर बात नहीं की जाती। नेक्स्ट आ जाता है जिसका नाम है प्रमोशनल स्ट्रेटजी। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें 2 तरह की हमारे पास आती है। नंबर 1 होती है पुशिंग स्ट्रेटजी और दूसरी होती है पुल स्ट्रेटजी। पुशिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि हम अपने कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, जो मार्केटिंग के चैनल को जो यूज़ कर रहे थे, हम उनको पुश करते हैं कि जनाब जाएँ। इसमें कस्टमर को जो एंड यूज़र्स होते हैं, कस्टमर्स, उनको नहीं लिया जाता, उनको जो हमारे कंपनी के जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको इसके अंदर लिया जाता है कि आप लोग जाएँ, जाकर जो है वो लोगों के साथ बातचीत करें, उनके साथ रिलेशन कायम करें और अपने सामान की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वहाँ पर मार्केट के अंदर करें। इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं ये पुशिंग स्ट्रेटजी है। और पुलिंग के अंदर क्या होता है कि हम अपने कस्टमर्स के साथ जो है वो रब्ता करते हैं और कस्टमर से पूछते हैं हाँ जी आपकी डिमांड क्या, आप किस तरह की चीज़ जो है वो चाह रहे हैं, फिर उसी तरह की चीज़ जो है वो हम उसको बनाकर वहाँ पर जो है वो देते हैं। पुशिंग के अंदर दोबारा बता रहा हूँ कि हम जो अपने मेंबर्स होते हैं, जो मार्केटिंग चैनल्स को जो है वो डील कर रहे होते हैं, जिन्होंने आगे होलसेलर रिटेलर को जो सामान सेल आउट करना होता है, इसमें उनको पुशअप किया जाता है। जबकि नीचे वाले के अंदर जो है वो पुलिंग के अंदर हम अपने कस्टमर की जो डिमांड उसकी तरफ से आ रही होती है, उस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो है वो प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द मार्केटिंग मिक्स। अगर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास जो है वो 4 तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले है प्रॉफिटेबिलिटी। इदारा सबसे पहले नंबर पे ये देखता है कि जो प्रोडक्ट वो बना रहा है क्या उस प्रोडक्ट को बनाने में उसको फ़ायदा भी है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रोडक्ट बना रहा है लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदना ही नहीं चाहते। कई ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर अगर हम लोग जाएँ तो वहाँ पर पड़ी हुई प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपायर हो चुकी होती हैं, लोग उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं होते। तो इसलिए इदारे ने यहाँ पर ये देखना है कि क्या उस प्रोडक्ट को बेचने में जो है वो हम लोगों को फ़ायदा है कि नहीं है। नंबर 2, जब उनको फ़ायदा नज़र आएगा तो फिर उसके मुताबिक उसका वॉल्यूम से मुराद यहाँ पर जो है उसकी क्वांटिटी है, फिर उसकी क्वांटिटी उतनी जो है वो तैयार की जाती है और उतनी क्वांटिटी उसकी तैयार करके मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और फिर आखिरी जो नंबर 3 के ऊपर मेन चीज़ है मीटिंग कंपटीशन। आपने फिर ये देखना है कि जो प्रोडक्ट बनाई जा रही है क्या अगर आपका कंपेटिटर उसकी वो प्रोडक्ट उस तरह की मार्केट के अंदर ऑलरेडी पहले से है तो क्या वो उसको कम्पीट भी करती है कि नहीं करती। और नंबर 2, क्या हमारी क्वालिटी उसकी क्वालिटी से अच्छी है, क्या हमारी प्राइस उसकी प्राइस से थोड़ी सी
कम है कि उससे ज़्यादा है, और इवन के जो हमारी पैकिंग है वो पैकिंग किस तरह की है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। और आखिर में हमारे पास आता है जिसका नाम है प्रेस्टेज। प्रेस्टेज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इदारे की गुडविल। सम टाइम कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो हल्की से हल्की प्रोडक्ट भी बनाकर अपने नाम की बेस के ऊपर उसको महंगा करके बेच लेते हैं। लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो इसमें सबसे बड़ी जो एग्जांपल आप लोगों के पास आती है वो यूनिलीवर वालों की है। यूनिलीवर वालों की मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इस वक्त हमारी लाइफ के अंदर जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यूनिलीवर वाले जारी बात है एक ब्रांड बन चुका हुआ है। अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसकी प्राइस वो थोड़ी सी हाई करके भी मार्केट में जो है वो सेल आउट कर देते हैं, तो उनको पता है कि हाँ भी लोगों को हमारी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है और वो इसको आराम से परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर डायग्राम थी, इसी डायग्राम को नीचे यहाँ पर आपके सामने बेटा एक्सप्लेन किया गया। और जो लास्ट पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है ब्रेक इवन एनालिसिस का। ब्रेक इवन एनालिसिस की अगर बात की जाए तो कोई भी इदारा जो है वो जब भी किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करता है तो तैयार करने से पहले उसके जहन में ये ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, इसको शॉर्ट से वर्ड के अंदर मैं बता देता हूँ कि कितनी चीज़ें हम लोग जो है वो मार्केट के अंदर सेल करें। इसमें सेल को जो है वो बेस बनाया जाता है। मिनिमम कितनी चीज़ें हम मार्केट के अंदर जो है वो सेल करें और उनकी क्या प्राइस होनी चाहिए कि हम अपने अखराजात जो है उनको पूरा कर सकते हो। यानी कि अपनी कॉस्ट को बेयर करने के लिए हम लोगों को कितनी चीज़ें जो है वो मार्केट में बेचनी चाहिए और उनकी प्राइस क्या होनी चाहिए कि हमारे खर्चे पूरे हो सकते हो। इसे हम लोग जो है वो यहाँ पे नाम देते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस का। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला क्या होता है कि हम अपने जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाई होती है उसको अपने कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, और जहाँ पे कॉस्ट कर्व और हमारी सेल कर्व दोनों आपस में इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं कि वो ब्रेक इवन पॉइंट है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ भी मेरे चीज़ों को मैंने 50,000 चीज़ें जो है वो तैयार की हैं और 50,000 चीज़ें तैयार करने के ऊपर मेरा जो खर्चा आया वो लेट्स सपोज 1 लाख रुपए का आ गया। तो कितनी प्राइस रखूँ मैं चीज़ की और कितनी चीज़ें मिनिमम मार्केट के अंदर सेल हो तो मेरे वो खर्चे पूरे हो जाएँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर जो हम लोगों ने प्राइस डिसाइड की है, एक छोटी सी अमाउंट आप लोगों के सामने ले रहा हूँ, अगर 100 गुड्स हम लोगों ने बनाई और मैं उसकी प्राइस रख देता हूँ 2000, तो वो वहाँ से जहाँ पे डायग्राम इंटरसेक्ट कर रही होगी कॉस्ट कर्व को तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इकोनॉमिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होते हैं हम उसे इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। लेकिन ब्रेक इवन एनालिसिस में जिस जगह के ऊपर आपकी कॉस्ट कर्व आपकी जो है वो सेल कर्व के साथ जो है वो इंटरसेक्ट होती है उसे हम ब्रेक इवन का नाम देते हैं कि भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए खर्चों को मीट अप करने के लिए इतनी मिनिमम सेल होगी तो आपको